अब देखो, अध्याय एकादश, दो आदि विज्ञानीय महत्वपूर्ण प्रश्न। दो आदि में दोष धातु मल, मतलब इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। चाहे अष्टांग हृदय में क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन फिजियोलॉजी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोलते हैं ना फास्ट रिवीजन करना है मुझे फिजियोलॉजी का, तो आपको बस 11वां, 12वां और 13वां ये 3 चैप्टर पढ़ लेना है, बस फिजियोलॉजी कवर हो जाएगी पूरी आपकी, मतलब 80% तो हो ही जाएगी। अगर आपको फिजियोलॉजी का फास्ट कवर करना है, फास्ट रिवीजन करना है ना, तो 11वां, 12वां, 13वां चैप्टर पढ़ लेना अष्टांग हृदय का, आराम से फिजियोलॉजी 2 घंटे में कंप्लीट है आपकी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 200 के सामान्य क्रम लिखो। ठीक है, जो नॉर्मल फंक्शन है ना 200 के, कि भाई नॉर्मल अवस्था में, जैसे कि दोस्त बात अवस्था में बात के क्या नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, पित्त के नॉर्मल फंक्शन क्या है, कफ के नॉर्मल फंक्शन क्या है, तो तीनों 200 के यहाँ पे लिखना है। देह के मूल बताइए। अब देह के मूल मैंने बताया पहले ही, वात वो दोष धातु मल। ठीक है, तो 3 मूल होते हैं, वो अपन को मैंने बताया हुआ है। धातुओं के कर्म एंड लक्षण, अब मैंने कर्म के ओब्लिक में लक्षण लिखा है, तो क्वेश्चन लक्षण से भी आ सकता है और क्वेश्चन कर्म से भी आ सकता है। कर्म है ना, 1 मिनट रुकना, मैं गेट बंद कर दूँ, आवाज़ आ रही है बाहर से। तो तो फंक्शन एंड या लक्षण एक ही बात है, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो धातुओं के बाद में फिर मलों के जो फंक्शन है, मतलब कर्म, वो बताइए। दोषों की वृद्धि के लक्षण। अब यहाँ पे दोष, अब दोष कितने हैं, वात पित्त कफ, त्रिदोष की बात हो रही है, तो त्रिदोषों के तीनों के, वात के लिखने हैं, पित्त के लिखने हैं, कफ के लिखने हैं। यहाँ पे भाई 200 के 6, भाई 6 हो जाएगा, मतलब कमी हो जाएगी, तो क्या लक्षण आएंगे, क्या फंक्शन करेंगे। तो मैंने बताया लक्षण बोल सकते हैं चाहे फंक्शन बोल सकते हैं, एक ही बात है, कन्फ्यूजन मत होना, कहीं आपको बोलो कि सर ने तो हमको बताया नहीं, पढ़ाया नहीं। 200 के 6, तो मतलब वात पित्त 6 से क्या लक्षण उत्पन्न होंगे। धातुओं की वृद्धि के लक्षण लिखिए। अब मैंने पहले 200 का कर दिया, फिर धातुओं की वृद्धि और धातुओं के 6 के। अब देखो यहाँ पे प्लियो वृद्धि कृष्णांगता किसका लक्षण है, मैंने इसको बकायदा बताया था कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन भी बना दिया। प्लीहो वृद्धि मतलब स्पिलोमीगली, मतलब प्लीहा की वृद्धि। और अंगों में शुष्कता किसकी वजह से आती है, कौन बताएगा। मास से, मास की सर, मांस, मास का सेवन है मेद, बस। मेद की वजह से, तो मेद की वजह से आती है। देखो ये रहा मेद, प्लीहो वृद्धि कृष्णांगता मैंने लिखा हुआ है, मेद एडी पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान दिया करो ऐसे छोटे छोटे, मास तो मिलता जुलता है, इसलिए कंफ्यूज मत हुआ करो। अब देखो, दोष धातु एवं मल के वृद्धि क्षय के चिकित्सा सिद्धांत का वर्णन करो, जो अपन ने अभी अभी किया ना, ये सारणी, इसमें वृद्धि क्षय का चिकित्सा सिद्धांत, इसमें ये सारणी आएगी। अब क्वेश्चन मान लो 2 नंबर में आया, तो ऐसे कैसे सारणी बना के छोड़ देना। अब क्वेश्चन यही क्वेश्चन 10 नंबर में आ गया, तो आपको इसको लिखना है कि वात दोष अस्थि धातु के साथ आश्रय आश्रय में रहता है, इसलिए इसकी वृद्धि की, वात दोष की वृद्धि की चिकित्सा संतर्पण है और क्षय की चिकित्सा अपतर्पण है, एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, ऐसे लाइनों में लिखना है सारणी बनाने के बाद में। तो क्वेश्चन कितने नंबर का आता है उसके अनुसार आपको मार्क्स के आंसर देने हैं। दो शादी के आश्रय आश्रय भाव लिखिए, तो अपन ने ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन बनाया। ये दो शादी का आश्रय आश्रय भाव यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको इसमें लिखना है। अस्थि तथा अस्थि तथा वायु में आश्रय आश्रय भाव को समझाइए। तो आपको इसमें आश्रय आश्रय वायु में क्या लिखना है कि भाई इसमें अपोजिट चिकित्सा होती है। आपको समझना है कि भाई अस्थि धातु में, अस्थि तो क्या है आश्रय, वायु क्या है आश्रय, ये दोनों एक साथ में रहते हैं। कि जो सामान्य नियम आपको लिखना है कि सामान्य नियम के अनुसार आश्रय की वृद्धि के साथ साथ आश्रय की वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन अस्थि और वायु में ऐसा नहीं होता। अगर अपन हस्ती की वृद्धि करेंगे तो वायु का क्षय होता है, अगर वायु की वृद्धि करेंगे तो हस्ती का क्षय होता है। तो इसलिए हम दोनों में विपरीत चिकित्सा लागू होती है। मतलब ये आंसर आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि आपने बेसिक फंडामेंटल सीख लिया। ऐसे आपको आंसर लिखना है। ठीक है, हर चीज़ बुक में नहीं मिलेगी, हर चीज़ किताब में नहीं मिलेगी, आपको कुछ आंसर बनाने भी आने चाहिए कि कैसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि समझ तो लिया ही, मैंने एक लाइन में बता दिया भाई ये अपोजिट काम करता है, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखना वो आपके ऊपर डिपेंड है। रक्त एवं मांस वृद्धि की चिकित्सा लिखो। मान लो रक्त की वृद्धि हो गई और मांस की वृद्धि होगी, तो क्या चिकित्सा करोगे। एक स्पेसिफिक चिकित्सा मैंने बताई थी सामने कि रक्त के सामने कि जैसे कि रक्त मोक्षण, ठीक है, और विरेचन रक्त की। और मांस की वृद्धि में क्या होगा, वही चहार,
अग्निकर्म, ठीक है, वो जो विशेष वर्ड थे ना वो लिखने होते हैं, तो वही पूछना चाहता है टीचर। तो आप ऐसे ही मत लिख देना मन से, एग्जैक्ट याद होना चाहिए। पुरुष क्षय की चिकित्सा मतलब जो स्टूल है, जो आपका मल है, अगर वो क्षय हो जाए तो उसकी क्या चिकित्सा आपको करनी चाहिए। अस्थि क्षय की चिकित्सा लिखें। अब मान लो कि आपकी किसी की बोन क्षय हो गई तो क्या चिकित्सा करोगे, सब लिखाया हुआ है। मैंने बताया था अग्नि और काय अग्नि के बारे में पूछा जाए, जब भी ये काय अग्नि वर्ड आए तो आपको एक छोटा सा आर्टिकल लिखाया था मैंने काय अग्नि के बारे में, वो यहाँ पे लिखना है। मलायनों का वर्णन, मलायन कितने थे, दो, तो दो भाग में थे, मूत्र मार्ग और मल मार्ग, और 7 अपने सिर प्रदेश में थे, और रोमकूप, जितने भी थे ना जो मतलब मल को बाहर निकालते हैं, वो सब मलायन थे। ओज के गुण बताइए, ओज के गुण कैसा है, वही सौम्य, ठीक है, रेडिश और येलोइश था ना वो सब ओज के गुण हैं। ओज क्षय के लक्षण, भाई बिना बात के डरेगा, काम चिंता करेगा, वही सारे। ओज का वर्णन करते हुए ओज क्षय की चिकित्सा का वर्णन करो। अब यहाँ पे दिखाया ओज का वर्णन करते हुए, तो ये 10 नंबर में या 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको ओज में जितना भी लिखा है ना वो सब यहाँ पे लिखना है। दोषों का महत्व बताइए। भाई दोष जब समान अवस्था में रहते हैं तो शरीर की वृद्धि करते हैं, और जब विकृत अवस्था में रहते हैं तो रोग उत्पत्ति करके शरीर का नाश करते हैं। मलों की वृद्धि के लक्षण लिखो। अब जब मल अपनी सामान्य वैल्यू से अधिक हो गए तो क्या लक्षण उत्पन्न करेंगे, ठीक है। मलों की क्षय, अगर मान लो मल अपनी सामान्य अवस्था से कम है तो क्या लक्षण उत्पन्न करेंगे, मतलब क्या फंक्शन करेंगे। कप दोष की वृद्धि व क्षय के लक्षण एवं चिकित्सा बताइए। कप दोष, एक स्पेसिफिक दोष की पूछिए, कप दोष की, तो वहाँ कप दोष अगर बढ़ गया तो क्या लक्षण होंगे, क्षय हो जाएंगे तो क्या लक्षण होंगे, फिर उनकी चिकित्सा बताइए, ठीक है। रस धातु की वृद्धि एवं क्षय के लक्षण एवं चिकित्सा बताइए। एक भी क्वेश्चन इस नोट से बाहर नहीं गया है, और इस चैप्टर में पूरा कवर किया मैंने, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप ऐसे मत समझो कि भाई अष्टांग हृदय में क्वेश्चन कम आते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे पेपर में लाते हैं यार अष्टांग हृदय में तो क्वेश्चन ही नहीं आए। क्यों नहीं आते, क्योंकि टीचरों को पता है, सिलेबस वालों को पता है कि ये चैप्टर फिजियोलॉजी में पूरी यही है, तो अष्टांग हृदय में और चैप्टर क्वेश्चन दे देता है, लेकिन फिजियोलॉजी में यही सारी चीज़ें हैं। तो आपको फिजियोलॉजी के हिसाब से भी आपको ये ध्यान में रखना है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका बेस क्लियर होता है यहाँ से। तो ये हो जाता है चैप्टर पूरा, चैप्टर नंबर 11, ठीक है। अब करेंगे चैप्टर नंबर 12।